हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका पोल हब में। मैं हूं पंचम पांडे, आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप लोग को पता है, पिछला वीडियो कंपनी रूल के बारे में था कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में जो डिफरेंट एक्ट्स पास किए गए थे कंपनी रूल के द्वारा 1773 से लेके 1853 तक। 1853 लास्ट एक्ट था, उसके बाद 1857 की क्रांति हुई, उसके बाद 1858 से ब्रिटिश क्राउन ने अपने हाथों में सारा रूल रेगुलेशन ले लिया इंडिया को रूल करने के लिए एज ए ब्रिटिश कॉलोनी। तो चलिए वहाँ से स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट को आप लोगों ने देखा, लगभग अभी तक 50 से 100 व्यू के आसपास हैं, मैंने चेक नहीं किया है। तो थैंक यू आपका, और इस वीडियो को भी लाइक कीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा अगर आपको अच्छा लगे तो चलिए शुरू करते हैं क्राउन रूल के बारे में, जो कि स्टार्ट हुआ था 1853 में। और अगर प्रिसाइज मैनर में बात करें तो 1858 में जब एक्ट बना था उस समय ये स्टार्ट हुआ था, और 1947 तक चला जब इंडिपेंडेंस एक्ट पास हुआ, या फिर माउंटबेटन प्लान जो 3 जून प्लान के नाम से भी या डिकी बर्ड प्लान के नाम से भी जाना जाता है वो पास हुआ। उसके बाद हमारा कंपनी रूल ख़त्म हुआ यहाँ पे, और क्राउन रूल भी साथ में ख़त्म हुआ और ब्रिटिशर वापस इंग्लैंड गए। तो चलिए स्वागत करते हैं इसका। मेरा नाम है पंचम पांडे। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले है हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। 1858 में ये आया था। इस एक्ट को एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट भी बोलते हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट क्राउन के रूल में अंडर आया था। तो क्राउन को हमेशा से ही गुड बेटर बेस्ट जो भी वो लोग बोले ब्रिटिशर लोग वही मानते रहे हैं। तो इसीलिए इसको एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट किया था, क्योंकि अब क्राउन के हाथों डायरेक्ट कंट्रोल था इंडिया का। ये डायरेक्ट अब कॉलोनी बन गई थी, इंडिया डायरेक्ट अब कॉलोनी बन गई थी, क्योंकि पहले प्राइवेट कंपनी एक राज कर रही थी तो उसको सीधे कॉलोनी नहीं बोला जा सकता है। ऑल्दो वो पिट्स इंडिया एक्ट में ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया वर्ड यूज किए थे, लेकिन उसको कॉलोनी नहीं बोला जा सकता था। लेकिन अब ये डायरेक्ट कॉलोनी बन चुका है। इस एक्ट के कुछ फीचर बात कर लेते हैं, जैसे कि इसमें गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का जो डिजिग्नेशन था, उपाधि था, उसको चेंज करके वाइसरॉय ऑफ इंडिया कर दिया गया। मतलब बस एक तरह से नाम चेंज हुआ था। और ऐसे वाइसरॉय बनने वाले वो सबसे लॉर्ड कैनिंग सबसे पहले वाइसरॉय थे, और लास्ट गवर्नर जनरल भी, क्योंकि उन्हीं को चेंज करके बनाया गया था वाइसरॉय। ये डुअल गवर्नमेंट जो इंट्रोड्यूस हुआ था पिट्स इंडिया एक्ट में, वो रिमूव कर दी, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जितना था उसका एबॉलिश कर दिया गया सिस्टम। ये एक और मेन चीज़ क्रिएट की जो अगले 90 सालों तक लागू रही, वो है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का एक पद। ये पद था, कोई ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक मेंबर थे, उन्हीं को ये पद दे दिया जाता था। वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल रहते थे ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए कि इंडिया में क्या क्या हो रहा है। जो इंडिया के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाए गए थे, वो इंडिया में क्या क्या हो रहा है वो डायरेक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट को बताते थे, और ब्रिटिश पार्लियामेंट फिर क्राउन को बताती थी, और क्राउन के अंडर में ये रूल हो रहा था। तो एक तरह से डेलीगेशन ऊपर से नीचे डेलीगेट किया गया हुआ है पावर डायरेक्ट। अब क्राउन तो कोई लॉ पास करेगा नहीं, क्योंकि एक कहावत है कि द किंग इज़ नो रॉन्ग। तो इसका मतलब यही है कि अगर राजा कुछ भी करेगा तो वो सही है, और वो सारे दोष मर दिया जाएगा मिनिस्टर्स पे और उसके नीचे जो जितने ऑफिसर्स हैं उस पे, क्योंकि राजा कभी गलत कर ही नहीं सकता। जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे वो ब्रिटिश कैबिनेट के मेंबर थे। ये मैंने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से बताया था, लेकिन वो ब्रिटिश कैबिनेट के मेंबर थे, जो कैबिनेट सबसे पावरफुल होती है। अभी भी आप देखते होंगे मोदी जी के कैबिनेट में जैसे अमित शाह हो गए, पीयूष गोयल हो गए, एस जयशंकर साहब हो गए, अश्विनी वैष्णव साहब हो गए, ये सब कैबिनेट के मेंबर्स हैं। तो वो थोड़ा हाई रैंकिंग ऑफिशियल था, उसको ये पद दिया गया था, क्योंकि एक कंट्री को संभालना था जो कि पॉपुलेटेड बहुत थी, और उस समय पे इसका जीडीपी भी बहुत था। बाद में इसको कम कर दिया गया था, लेकिन उस समय पे बहुत था। और एक 15 मेंबर काउंसिल भी यहाँ पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को असिस्ट करने के लिए बनाया गया। ये इसलिए बनाया गया क्योंकि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट तो वहाँ का मेंबर था ब्रिटिश पार्लियामेंट का, तो उसको यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में नहीं पता है। तो यहाँ के थोड़ा एक ऑफिसर्स ब्यूरोक्रेट को ये लाया गया ताकि उनका असिस्टेंस हो जाए और वो सही डिसीजंस ले सकें। ये बॉडी एडवाइजरी थी नेचर में, और कॉरपोरेट भी थी। कॉरपोरेट थी इट मीन्स दैट सुप्रीम कोर्ट जो बना था 1773 वाले रेगुलेटिंग एक्ट में, तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि ब्रिटिश जो सब्जेक्ट्स हैं उसके ऊपर ही सिर्फ ये कानून लागू होगा और सुप्रीम कोर्ट काम करेगा। तो ये जो बॉडी कॉरपोरेट थी, ये उस समय के जो ऑफिसर्स थे और जो कंपनीज थी ब्रिटिश की, उस पर लागू करने के लिए बनाया गया था। 1857 के रिवोल्ट के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट एक चीज़ जान गई थी कि इंडियन का कोऑपरेशन बहुत ही ज़रूरी है एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए। इसीलिए डिफरेंट एक्ट पास किए गए, जो कि 1861 से स्टार्ट हुए और 1909 तक चले। आप ये भी कह सकते हैं कि 1919 तक चले थे। मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी उसी का एक पार्ट था, लेकिन मोस्टली ये कहना प्रेफरेबल नहीं होगा, क्योंकि 1861, 1816, 1892 और 1909 वाले मेन एक्ट्स थे।
तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। इसके क्या मेन फीचर्स थे, प्रोविजंस थे, वो देखते हैं। तो आइए सबसे पहले प्रोविज़न देखते हैं। पहला प्रोविज़न है रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन। ये एक्ट इंडियंस को एसोसिएट करने के लिए और लॉ मेकिंग का पार्ट बनाने के लिए ही आया हुआ था, क्योंकि 1857 के विरोध के बाद वो लोग जान गए थे कि एडमिनिस्ट्रेशन में लाना है। ये मैंने आप लोग को पहले ही बता दिया था। तो वाइसरॉय इसमें से नॉमिनेट करते थे कुछ इंडियंस को एज अ नॉन ऑफिशियल मेंबर। उसमें से सबसे पहले थे जो लॉर्ड कैनिंग ने 1862 में 3 लोगों को नॉमिनेट किया था। पहले थे राजा ऑफ बनारस, दूसरे थे महाराजा ऑफ पटियाला एंड तीसरे थे सर दिनकर राव। इस एक्ट के और भी प्रोविज़न थे, जैसे कि डिसेंट्रलाइजेशन एक सेंट्रल लेवल पे स्टार्ट हो गया था, और ये बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी का सबसे पहले पावर फिर से वापस लौटाया था, जो कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में जो पास हुआ था उसमें से छीन लिया गया था बॉम्बे और मद्रास का पावर्स, और सारे बंगाल के गवर्नर जनरल को दे दिए गए थे। और चार्टर एक्ट जो पास हुआ था 1833 में, उसमें तो पूरी तरह से जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे उनको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया था, और मद्रास प्रेसिडेंसी और बॉम्बे प्रेसिडेंसी के साथ ये काफ़ी अन्याय हुआ था और उनको काफ़ी मतलब सबऑर्डिनेट कर दिया गया था और उनकी बात उतनी नहीं सुनी जाती थी। तो इसी को दूर करने के लिए डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हुआ। और एक और भी प्रोविज़न है जिसमें है कि स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन वाज गिवन टू पोर्टफोलियो सिस्टम। जो आज हम देखते हैं पोर्टफोलियो सिस्टम, जैसे कि एस जयशंकर साहब विदेश मंत्रालय संभाल रहे हैं, अश्विनी वैष्णव साहब आईटी मिनिस्टर हैं और रेलवे मिनिस्टर हैं, अमित शाह जी होम मिनिस्टर हैं, राजनाथ सिंह जी डिफेंस मिनिस्टर हैं। तो ये सब एक अलग अलग पोर्टफोलियो संभाले हुए हैं। पोर्टफोलियो मीन्स अलग अलग मंत्रालय संभाले हुए हैं। तो उसका सबसे पहले शुरुआत 1861 में ही हुआ था। उससे पहले कोई भी मंत्रालय वगैरह नाम से चीज़ नहीं थी और वो संभाला नहीं जाता था। अगर डिफेंस है, जो मिलिट्री वाले हैं, जो बैंक का सारा मॉनेटरी जो मेजर्स हैं, और जो होम का अफेयर्स है, जो कमर्शियल अफेयर्स है, सारे एक ही डिसीजन एक ही आदमी लेता था, वो था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। इसीलिए उस पर काफ़ी बर्डन आ गया था, इसलिए पोर्टफोलियो सिस्टम को रिकॉग्नाइज़ किया गया और ये पावर दिया गया कि सब अलग अलग से परफॉर्म करें ताकि ठीक से एडमिनिस्ट्रेशन हो सके। इस एक्ट के कुछ और भी प्रोविजंस थे, जैसे कि ऑर्डिनेंस पावर्स। ये वाइसरॉय को ऑर्डिनेंस इशू करने का पावर दिया था, जैसे कि आजकल प्रेसिडेंट करते हैं। आर्टिकल 1 to 3 उनको पावर देता है कि कोई भी ऑर्डिनेंस वो इशू कर सकते हैं जब पार्लियामेंट सेशन में ना हो। तो वाइसरॉय का पावर उस समय लगभग प्रेसिडेंट के बराबर था और प्लस प्राइम मिनिस्टर का था, इतना पावरफुल था वाइसरॉय उस समय का। तो उसको वाइसरॉय को ऑर्डिनेंस इशू करने का भी पावर दिया गया कि जब पार्लियामेंट लेजिस्लेटिव काउंसिल सेशन में ना हो उस समय वो ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है, क्योंकि उस समय बंगाल, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस और पंजाब में नई लेजिस्लेटिव काउंसिल बनी थी। इसलिए ये ज़रूरी था कि कुछ एक्स्ट्रा पावर्स दिए जाए वाइसरॉय को ताकि वो अपने ड्यूटीज़ को अच्छे से डिस्चार्ज कर सके। तो चलिए अब अगला एक्ट देखते हैं, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। ये अगला एक्ट है। इसमें जो नॉन ऑफिशियल्स मेंबर्स थे सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली में, उनका नंबर इंक्रीज कर दिया गया, जबकि मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स अभी भी इंडियंस नहीं थे, वो हमेशा ब्रिटिशर ही हुआ करते थे। लेकिन ऑफिशियल मेजॉरिटी अभी भी मेंटेन्ड थी। इट मीन्स दैट पावर तो इंडियंस को नहीं दिया गया था, लेकिन मेजॉरिटी उन्हीं का था। लेकिन यही एक तरह से आप समझ सकते हैं ब्रिटिशर का डिवाइड एंड रूल पॉलिसी है कि आप नंबर्स में भले ज़्यादा हैं लेकिन हमें पावर नहीं है। जैसे कि ब्रिटिशर तो उस समय 2-3 लाख ही ज़्यादा से ज़्यादा आए थे, लेकिन वो राज करते थे ऑल ओवर इंडिया पे। इसलिए ये काफ़ी ज़रूरी है बात समझना कि मेजॉरिटी नहीं होने से, जबकि पावर देने से कोई अमीर पावरफुल बनता है या सक्सेसफुल बनता है। अगर उसके पास पावर ही नहीं रहेगा तो वो कुछ नहीं कर सकता। ये एक्ट लेजिस्लेटिव काउंसिल को और भी एम्पावर किया, क्योंकि ये एक्ट उनको ये पावर दे दिया था कि अब वो बजट पे डिस्कशन कर सकते हैं। पहले बजट जो पास होता था वो हो गया तो हो गया वाइसरॉय के द्वारा, लेकिन अब ये उस पर डिस्कस कर सकते थे। चूँकि लेजिस्लेटिव काउंसिल में हमेशा डिस्टिंगाइज्ड मेंबर्स रहते थे जो कि जिनको काफ़ी एक्सपीरियंस रहता था, इसीलिए ये पावर उनको देना ज़रूरी था ताकि एक अच्छा हेल्दी डिबेट हो सके और अच्छे निष्कर्ष वहाँ से निकल के आ सकें। इसमें लिमिटेड और इनडायरेक्ट प्रोविज़न भी बनाया गया इलेक्शन के लिए। तो एक तरह से आप समझ सकते हैं कि 1892 वो पहला एक्ट था जिसमें इलेक्शन की भले इनडायरेक्ट हो लेकिन इलेक्शन की कम से कम बात हुई थी इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि
इसी के बाद धीरे धीरे आया जो 1909 में थोड़ा सा पावर मिला था इलेक्ट होने के लिए, और 1919 में पूरी तरह से मिल गया था कि हाँ आप इलेक्ट हो सकते हैं। भले वो लोग मुस्लिम के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट बना दिए थे, लेकिन इलेक्ट होने के लिए पावर दे दिए थे। तो चलिए आगे बात करते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के बारे में, जिसको हम मॉरले मिंटो रिफॉर्म्स के ही नाम से भी जानते हैं, जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और उस समय के वाइसरॉय के द्वारा नाम दिया गया था, और इसीलिए हम इसको मॉरले मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से जानते हैं। ये एक्ट इसलिए आया था क्योंकि लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को 2 पार्ट में 1905 में डिवाइड कर दिया गया था, जिसके बाद बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन हुआ था एक तरह से बंगाल के क्षेत्र में, जिसको स्वदेशी रिवॉल्यूशन के नाम से भी जाना जाता था। और इसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था, और 1906 में आईएनसी होम रूल की डिमांड भी पहली बार की थी, और आगा खान ने एक अपना सेपरेट पार्टी भी बना लिया था जो कि मुस्लिम लीग था। ये एक गौर करने वाली बात है कि मोहम्मद अली जिन्ना ने फाउंड नहीं किया था मुस्लिम लीग को, वो बाद में ज्वाइन किए थे। फाउंड किया था आगा खान ने 1906 के मार्च के समय में, जब वो ढाका में मिले थे कुछ मुस्लिम्स के रिनाउंड लीडर्स से, जो कि पहले कांग्रेस में थे, लेकिन बाद में इन्होंने मुस्लिम के आवाज़ को दबाने का रीज़न दे के एक दूसरा पार्टी फाउंड कर लिया कि हाँ मुस्लिम की आवाज़ को दबाया जा रहा है इंडियन नेशनल कांग्रेस में, और यहाँ पे हिंदूज़ की मेजॉरिटी है, इसलिए ये लोग सेपरेट पार्टी चाहते हैं। तो चलिए बात करते हैं 1909 के कुछ एक्ट के प्रोविज़न्स के बारे में। ये एक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में इंडियंस का पार्टिसिपेशन बढ़ा दिया था, क्योंकि इसमें सीट्स इंक्रीज किए गए थे। सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में पहले 16 सीट हुआ करती थी, अब 60 सीट हो चुकी थी। 16 से 60 मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंक्रीज किया गया था। और ऑफिशियल मेजॉरिटी सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में अभी भी मेंटेन्ड थी, जबकि नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में अलाउ थी। ये एक्ट पहला था जिसने इंडियंस को एग्जीक्यूटिव काउंसिल में पार्ट होने का एक एसोसिएशन देने का मौका प्रदान किया था। इसमें सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा पहले इंडियंस थे जिन्होंने एग्जीक्यूटिव काउंसिल को एज अ लॉ मेंबर ज्वाइन किया था, और वाइसरॉय से सीधे संपर्क में रहते थे। और इंडियंस को इसमें मेंबरशिप दिया गया था इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का, क्योंकि इसमें सीट्स काफ़ी बढ़ाई गई थी। प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली जिसमें नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी थी, इसमें मोस्टली इंडियंस थे, और 2 इंडियंस को नॉमिनेट किया गया था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के काउंसिल में। चूँकि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को इंडियन अफेयर्स के बारे में उतना नहीं पता था, क्योंकि वो मोस्टली लंदन में रहते थे, क्योंकि वो ब्रिटिश कैबिनेट का हिस्सा थे, इसलिए तो इंडियन अफेयर्स के को जानने के लिए और ठीक से समझने के लिए उनके काउंसिल में 2 इंडियंस को नॉमिनेट किया गया फॉर द फर्स्ट टाइम। पहले ये ब्रिटिशर हुआ करते थे। इसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो सीट इंक्रीज हुआ था, ये तो मैंने आप लोग को बता ही दिया कि 16 से 60 हो गई थी। और लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ बंगाल, मद्रास एंड बॉम्बे एंड यूनाइटेड प्रोविंस में 50-50 मेंबर ईच हो गया था। लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ पंजाब, बर्मा एंड असम में 30 मेंबर ईच हुआ था। ये एक्ट के बारे में आप ये भी कह सकते हैं कि ये पहला एक्ट था जिसने कम्युनल रिप्रेजेंटेशन इंडियन पॉलिटिक्स में उसको जन्म दिया था, क्योंकि इसमें कम्युनल रिप्रेजेंटेशन लीगलाइज कर दिया गया था बाय द सिस्टम ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स। सेपरेट इलेक्टोरेट्स मतलब आप ये समझ सकते हैं कि मुस्लिम सिर्फ मुस्लिम को वोट दे सकते हैं। अगर कोई एरिया में, जैसे अभी मैं भोपाल में रहता हूँ, तो भोपाल में अगर मुस्लिम्स ज़्यादा मेजॉरिटी में हैं तो वहाँ के सीट से सिर्फ मुस्लिम ही चुनाव लड़ेंगे और उनको सिर्फ मुस्लिम ही वोट देंगे। अगर वहाँ पे हिंदू कोई रह रहा है, वहाँ पे कोई जैन रह रहा है, वहाँ पे कोई बुद्धिस्ट रह रहा है, वहाँ पे कोई क्रिश्चियन रह रहा है, तो वो वोट देगा ही नहीं, क्योंकि ये मुस्लिम के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट है। सिर्फ वहाँ पे मुस्लिम वोट देंगे, मुस्लिम ही जिताएंगे, मुस्लिम ही रूल करेंगे, और सारे काम पॉलिसी मेकिंग, डिसीजन मेकिंग सारे मुस्लिम करेंगे और अपने लिए करेंगे। इसलिए ये एक तरह से इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है उसके ऊपर एक काफ़ी बड़ा दाग था। ये प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशन में भी सेपरेट रिप्रेजेंटेशन और चैम्बर ऑफ कॉमर्स और ज़मींदार के लिए भी सेपरेट रिप्रेजेंटेशन की बात किया था, लेकिन दिया नहीं था। ये सिर्फ मुस्लिम को अलग से पावर दिया था। ये एक लेजिस्लेटिव काउंसिल को काफ़ी एम्पावर किया था, क्योंकि मेंबर्स अब बजट पे डिस्कस कर सकते थे और रिजोल्यूशन मूव कर सकते थे। वो पब्लिक इंटरेस्ट के मैटर्स पे भी डिस्कस कर सकते थे। पहले बजट में डिस्कशन का भी प्रावधान नहीं था, लेकिन 1892 में डिस्कशन का प्रावधान दिया गया था, और 1909 में डिस्कशन पूरी तरह से कर सकते थे, जबकि सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी पूछ सकते थे। जैसे आजकल पार्लियामेंट में स्टैंड क्वेश्चन होते हैं, अगर मिनिस्टर से पूछा जाता है तो उसके रिप्लाई में सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं प्राइवेट मेंबर्स। तो वैसे ही यहाँ पर डिस्कशन के लिए पूरी तरह से छूट दे दी गई थी बजट पर। तो ये एक तरह से अच्छी बात थी इस एक्ट की।